हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। साल 2000 की वो शाम, गर्मी से बुरा हाल था। कूलर की हवा में बैठा हर रोज़ की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने रितेश की शादी में समधी जी को दे दिया। बस तब से हमें इसी से काम चला रहे हैं। हालांकि जब हमें हमारे ये ससुराल से गिफ्ट में मिला था, तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन रितेश के ससुराल से था। हम गीता को नहीं भेजेंगे। सामने से आवाज़ आई, कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी तक छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो। मैंने कहा, हम उसे अब कभी भी नहीं भेजेंगे। समधी जी ने कहा, क्या हो गया, अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से। मैंने बात को संभालते हुए कहा, वो तो खुश है लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए और अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। समधन जी ने पीछे से कहा, मैं कुछ नहीं समझा। मैंने कहा, समझना समझना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फ़ोन कट गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना ज़रूर पता था कि जिस चीज़ की वो मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने रितेश को आवाज़ लगाई। मैंने पूछा, बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या रितेश? तो रितेश बोला, नहीं तो वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों के बाद अपनी मम्मी पापा से मिलने वाली थी। पर हुआ क्या, वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? रजनी को भी तो पता है कि शादी का कर्जा भी अभी उतरा नहीं है, तो फिर यह एसी कैसे? रितेश ने रजनी को कसूरवार ठहराया। बातचीत अब कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। रितेश की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई में सारी बातें को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा भी रितेश की माँ बोली, यह भी तो हो सकता है कि बहू ने इसके बारे में कुछ बात ही नहीं किया, उसको कुछ पता ही न हो। सास का बहू पर इतना विश्वास मैंने पहली बार देखा था। रितेश की छोटी बहन बोली, क्या हुआ? शायद हमारे समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। रितेश उसे रोकते हुए बोला, तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है कि आप लोग दहेज की बात कर रहे हैं। छोटी के इस शब्द दहेज ने सभी को स्तब्ध कर दिया। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर छोटी ने अपने बड़े हो जाने का प्रमाण तो दिया, लेकिन इस शब्द से वो गहराई में बिल्कुल अनजान थी। छोटी ने कहा, लेकिन दादू, ये प्रथा तो कब तक बंद हो गई थी, और अभी भी वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? छोटी ने इन सवालों पर मुझे वापस अपनी दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। छोटी ने फिर कहा, बोलो ना दादू। मैंने छोटी के सर पर प्यार भरा हाथ रखा और बताया, बात तब की है जब भारत सोने की चिड़िया था। लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोलकर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रह पाया, पर उपहार देना एक प्रथा बन गया, और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज ने अपना भयानक रूप दिखाया, और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे, वे लड़कियां को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज के भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने अपनी बेटियों को माँ की कोख में ही मरवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़की की तरह लड़कों के मुकाबले कम होने लगे। लड़कियां ने अपनी अस्तित्व को बचाव के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। अब लड़की हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी, लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई तो वो कम ही भी है। इसलिए शादी के लिए
जब भी लड़के वालों की तरफ से पैसों की उपहारों की मांग की जाने लगी और दहेज का एक दूसरा रूप सामने आ गया। एक प्रथा थी दूसरी प्रथा को जन्म देता है। फंडा यह था कि किसी प्रथा को खास करने बजाय उसके सही रूप गलत पहलू का ध्यान दिया जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। छोटी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। हाथों में बैग और आंखों में आंसू लिए रजनी दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है, मैं वो छोड़कर घर आ गई हूँ। पापा जी मेरा सौदा करें, वो हमारे माता पिता नहीं हो सकते। रजनी ने रितेश की तरफ देखते हुए कहा। रितेश की आंखों में आंसू भर आई। उसने दौड़कर रजनी को गले लगा लिया। आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। मैंने अपने हाथों से प्यार भरा एक हाथ महसूस किया, दो प्यार भरी आंखों से गली के नुक्कड़ तक घूम जाने का नियंत्रण दे रही थी। रितेश की माँ और मैं बुढ़ापे में उस सफ़र से मोहब्बत का हाथ थामे आज थोड़ा दूर निकल आए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का थोड़ा तड़का और लग जाए। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पूरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।